हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स की संरचना के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करनी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इसी लेक्चर को इंग्लिश में देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र में वो अंग शामिल होते हैं जो एक रास्ता प्रदान करते हैं हवा को, जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो बॉडी सेल्स की तरफ जाए और बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल एयर में आ जाए। उन सारे ऑर्गन्स को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी अंगों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। उस लेक्चर को देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, आपको वहां से इसका लिंक मिलेगा, या आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां भी इसका लिंक दिया हुआ है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो अंग शामिल हैं वो हैं ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स एवं प्लूरा। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये हवा के लिए एक रास्ता है, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार है, जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर या व्यास का है। यह ईसोफेगस के आगे की ओर होता है और जो अपना लैरिंक्स है या स्वर यंत्र है वहां से शुरू होकर पांचवा जो वक्षीय कशेरुक है यानी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां तक ये जाता है। इस लेवल पर ये दो प्राथमिक ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। श्वास नली या ट्रेकिया टिश्यू की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें जो 16 से 20 सी शेप्ड रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये जो रिंग्स हैं ये पीछे से कंप्लीट नहीं होते, वहां पर मसल्स होती हैं और टिश्यू होते हैं। ट्रेकिया की अंदरूनी लेयर पे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, जिसमें म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स भी होती है। ट्रेकिया के कार्य क्या है? सबसे पहला ट्रेकिया का काम है सपोर्ट एंड पेटेंसी मेंटेन करना, यानी इसको हमेशा ओपन रखना। ट्रेकिया के जो उपास्थि जो कार्टिलेज के जो रिंग हैं वो श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं और बीच बीच में इनके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो इसे लचीलापन प्रदान करते हैं। इसीलिए जब हम हमारी नेक को मूव करते हैं तो ट्रेकिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा है म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। आप जानते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या वो सिलिएटेड है, तो वो जो सिलिया है वो लगातार मूव करते रहते हैं, जिसके कारण जो भी म्यूकस वहां पर है और जो चिपके हुए फॉरेन मटेरियल हैं, डस्ट है, वो सारी ऊपर की ओर चलती रहती है, फाइनली लेरिंग्स में पहुंचती है और वहां से या तो अंदर ले ली जाती है या कफ करके बाहर निकाल दी जाती है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इसके अलावा एक कफ रिफ्लेक्स, वो भी एक सिक्योरिटी फीचर है। हमारा चाहे लेरिंग्स हो, चाहे श्वास नली हो, ब्रोंकस हो, वहां तक नर्व एंडिंग्स होती हैं जो इरिटेशन के प्रति संवेदनशील हैं। किसी प्रकार का इरिटेशन हो तो कफ रिफ्लेक्स हो जाता है। यह एक स्पेशल मोटिवेशन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कि जब भी कोई एक इरिटेशन आता है तो हवा अंदर जाती है, रुकती है, ग्लोटिस बंद होता है और उसके बाद डायाफ्राम तेजी से सिकुड़ता है और ये हवा बहुत तेजी से बाहर निकलती है। इसे हम कफ रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जो भी इरिटेंट वहां गया हुआ है वो एकदम से बाहर निकल जाता है। अगला फंक्शन है वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग। ये तो सेम सिस्टम है जो इसने नेजल कैविटी भी यही करती है, फेरिंग्स भी करती है। इसी प्रकार जो हमारी ट्रेकिया है वो इस काम को कंटिन्यू करती हुई आती है।
ब्रोंकियल ट्री, उसके बाद ब्रोंकियल ट्री आता है। ब्रोंकियल ट्री इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसकी जो संरचना है वो पेड़ की शाखाओं के समान है, इसलिए इसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। और ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट होता है जस्ट ट्रेकिया के बाद, जब ट्रेकिया दो पार्ट्स में विभक्त हो जाती है। सबसे पहले दायां ब्रोंकस और बायां ब्रोंकस। जो दायां ब्रोंकस है वो अधिक चौड़ा और छोटा होता है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा है और हाइलम में जो आपका राइट फेफड़ा है उसमें प्रवेश करने के बाद 3 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। जबकि जो बायां ब्रोंकस है वो 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह थोड़ा पतला होता है और फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ये बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है और वाम फेफड़े में प्रवेश करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्रोंकियल जो वॉल है वो ट्रेकिया के समान ही टिश्यू से बनी होती है। इसमें भी सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। ये जो ब्रोंकस है वो आगे डिवाइड होता जाता है। ये जो प्राइमरी ब्रोंकस अभी डिवाइड हुआ ट्रेकिया से, ये सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस आगे टर्शरी ब्रोंकस में, टर्शरी ब्रोंकस आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट और फाइनली एल्वियोलाइज आती है। तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री कंप्लीट होता है। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है। जहां तक ये ब्रोंक्यूल्स आते हैं वहां तक कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसे हम कंडक्टिंग एयरवे कहते हैं। और जहां गैस एक्सचेंज होता है उसे हम रेस्पिरेटरी एयरवे कहते हैं। जैसे जैसे ब्रोंकस डिवाइड होते जाते हैं आगे, वैसे वो पतले होते जाते हैं और उनकी संरचना भी उनके कार्य से मेल खाती है। जैसे ब्रोंकस में ट्रेकिया की तरह उपास्थि के छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं, ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और फाइनली जब ब्रोंक्यूल्स लेवल तक पहुंचते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर कोई भी रिंग नहीं होता है, वहां पर केवल मसल्स होती हैं और ये मसल्स फेफड़ों में कितनी एयर प्रवेश करती है उसको कंट्रोल करती है। और ये जो डिपेंड होता है, ये कंट्रोल किससे होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। और जो इसके अंदर सीलिटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। पहले सीलिया गायब होते हैं, फिर कॉलम्स छोटे होते हैं और फाइनली स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रह जाती है एल्वियोलाई के लेवल पर, ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब आता है लंग्स। लंग्स की संरचना क्या है? लंग्स बहुत ही हल्के और स्पंजी ऑर्गन्स हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं और ये लगभग ट्राइंगुलर शेप्ड हैं, शंकु आकार के होते हैं। और दो लंग्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडियस्टाइनल स्पेस बोला जाता है और इसी में हृदय होता है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यदि किसी एक फेफड़े को कोई चोट पहुंचती है तो वो कोलैप्स हो सकता है, बट दूसरा फेफड़ा आराम से अपना काम करता रहता है। फेफड़ा जो डायाफ्राम के ऊपर शुरू होता है, जैसे यहाँ पर डायाफ्राम होता है, इसके जस्ट यहाँ से शुरू होके ऊपर ये कहाँ तक होते हैं? ऊपर जो फर्स्ट रिब है उससे थोड़ा सा ऊपर तक ये जाते हैं। इसका जो डायाफ्राम के पास वाला हिस्सा है इसे बेस कहा जाता है। ये वाला सरफेस होता है कोस्टल सरफेस, अंदर वाला मीडियस्टाइनल सरफेस और ऊपर वाला ये जो शार्प पार्ट है थोड़ा सा, इसे हम अपेक्स कहते हैं। इसका जो मीडियस्टाइनल स्पेस है जहां से ब्लड वेसल्स, ब्रोंकस, नर्व्स ये एंटर करती हैं और बाहर निकलती हैं, उस पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो लंग्स हैं। राइट लंग 3 लोब्स का बना होता है और लेफ्ट लंग 2 लोब्स का बना होता है। ये फाइनली एल्वियोलाई हैं जहां पर गैस एक्सचेंज होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके चारों तरफ। लंग्स को अलग अलग लोब्स में विभक्त किया जाता है विदर या फिशर्स के द्वारा। बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं, अपर और लोअर, और राइट फेफड़े में 3 लोब होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। इन्हीं लोब्स के हिसाब से ही जो प्राइमरी ब्रोंकस है
वो राइट साइड में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, अपर, लोअर एंड मिडिल। और जो लेफ्ट साइड है उसमें 2 पार्ट्स में विभक्त होता है, ऊपर, अपर और लोअर। अब आती है प्लूरा। प्लूरा क्या है? प्लूरा लंग्स की एक कवरिंग है। दोनों लंग्स की अलग-अलग कवरिंग होती है और डबल लेयर्ड होती है। एक विसरल प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा लंग्स की साइड में होती है, जैसे ये लंग टिश्यू है और ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये विसरल प्लूरा है और ये लंग्स के साथ चिपकी होती है। पैराइटल प्लूरा ये वाली है जो चेस्ट वॉल के साथ चिपकी होती है। तो जब चेस्ट वॉल मूव करती है तो ये भी इसके साथ मूव करती है और इनके बीच में जो स्पेस है उसे प्लूरल कैविटी कहा जाता है। जो दोनों लेयर्स हैं इनके बीच के स्थान को हम प्लूरल कैविटी कहते हैं और ये बहुत ही कम स्थान है, न के बराबर स्थान है और इसमें कोई एयर नहीं है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स की मूवमेंट में कोई फ्रिक्शन या घर्षण ना हो, उस घर्षण को बचाने के लिए ये फ्लूइड बहुत हेल्प करता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा सीक्रेट होता है। अब है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या है? तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो सेल्स तक पहुंचती है और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण में मिल जाती है। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक तो श्वास या श्वसन और दूसरा गैस एक्सचेंज। श्वसन का मतलब फेफड़ों में हवा का आना और बाहर जाना और गैस का एक्सचेंज मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज, जो 2 जगह होता है फेफड़ों में, उसको हम बाहरी श्वसन कहते हैं और टिश्यू लेवल पर जिसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले आता है श्वसन क्या है? प्रत्येक श्वसन में 3 चरण होते हैं। इंस्पिरेशन मतलब सांस का अंदर लेना, एक्सपीरेशन सांस का बाहर आना और पॉज थोड़ा सा ब्रेक। इंस्पिरेशन फेफड़ों में हवा को अंदर लेने की प्रक्रिया इंस्पिरेशन कहलाती है। यह सक्रिय या एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें मसल्स के संकुचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाह्य इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम ये एक साथ जब संकुचित होते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होता है और हवा अपने आप अंदर खींच के चली जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हवा जो लंग्स में है वो बाहर निकलती है, बट ये पैसिव या निष्क्रिय प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। जस्ट जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम जब रिलैक्स होते हैं तो जो लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल कैपेसिटी है मतलब वो अपने आप सिकुड़ता है, उस कैपेसिटी के कारण वो सिकुड़ता है और जो उसके अंदर हवा है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद पॉज आता है, नेक्स्ट साइकिल से पहले कुछ सेकंड का पॉज आता है। उसके बाद आता है लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है कि जब सामान्य जो हम सांस लेते हैं वो लगभग 15 श्वसन प्रति मिनट होते हैं, बट इस दौरान फेफड़े और जो वायु मार्ग हैं वो कभी भी खाली नहीं होते हैं क्योंकि जो गैस एक्सचेंज है वो तो केवल एल्वियोलाई लेवल पे होता है, बाकी जगह पे जो हवा है वो पड़ी रहती है और वो जो स्पेस है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं और इसमें लगभग 150 ml एयर होती है। उसके बाद है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? प्रत्येक श्वास के दौरान लंग्स में जाने वाली हवा की मात्रा और आने वाली हवा की मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं और ये लगभग 500 ml होती है एक सांस के दौरान। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह हवा की वह अतिरिक्त मात्रा है जिसे अधिकतम इंस्पिरेशन के दौरान फेफड़ों में डाला जा सकता है, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन के बाद जोर लगाकर जितना इंस्पिरेशन और लिया जा सके वो जो एयर की मात्रा है उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। और इसी प्रकार एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि जब नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जोर लगाकर एक्स्ट्रा एक्सपीरेशन बाहर सांस निकाला जा सके, हवा निकाली जा सके, वो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। अब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? हवा की वह मात्रा जिसे अधिकतम प्रयास से अंदर लिया जा सके। तो इसमें एक तो टाइडल वॉल्यूम
प्लस जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको हम शामिल करते हैं। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है कि जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में वायुमार्ग और वायु कोशों में जो शेष मात्रा हवा की रह जाती है उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इससे जो एल्यूलाई है वो कोलैप्स नहीं होती क्योंकि कुछ हवा उसमें रहती है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? ये है फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी जो कुछ हवा हमारे लंग्स में रह जाती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे फेफड़ों के अंदर या बाहर लिया जा सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी, यह फेफड़ों में हवा की अधिकतम मात्रा हो सकती है। एक औसत व्यक्ति में सामान्य रूप से यह 6 लीटर होती है। कुल फेफड़ों की क्षमता एक महत्वपूर्ण जो क्षमता है वो अवशिष्ट मात्रा के योग पर निर्भर करती है, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस जो रेजिडुअल कैपेसिटी है उसका टोटल लंग कैपेसिटी होगा। एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है? यह हवा की वह मात्रा है जो प्रति मिनट एल्वियोलाई से बाहर और अंदर आती है। तो ये किसका इक्वल होगा? ये तो रेस्पिरेटरी रेट प्लस जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है और एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, इनको मिलाकर जो एयर की मात्रा होगी उसे हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहेंगे। इसे हम इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये टाइडल वॉल्यूम है, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम शामिल होता है। ये मैक्सिमम एक्सपिरेशन है जिसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जब इन तीनों को टोटल करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये किसके बराबर होगा? वाइटल कैपेसिटी के बराबर। और जो यहाँ पर स्पेस बचेगा वो रेजिडुअल वॉल्यूम है और ये टोटल लंग कैपेसिटी। अब है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज दो स्तर पे होता है, हमने स्टडी किया। कौन कौन सा? एक तो लंग के स्तर पर और एक टिश्यू के स्तर पर। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो लंग्स के लेवल पे होता है। यह श्वसन झिल्ली के पार वायु कोशीय जो कोशिकाएं हैं, मतलब जो एल्वियोलाई है उसके चारों तरफ जो केशिकाएं हैं, केशिका मतलब कैपिलरीज, वहां और एल्वियोलाई के बीच में गैस एक्सचेंज होता है। प्रत्येक जो एल्वियोलाई है उसकी जो दीवार है वो केवल एक सेल मोटी होती है और ये बहुत ही स्मॉल जो कैपिलरीज से कवर्ड होती है। उसकी कैपिलरीज की दीवारें भी एक सेल की होती हैं तो आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, क्योंकि फेफड़ों में जो ब्लड आ रहा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है उस ब्लड में, जबकि एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार ब्लड जो आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और एल्वियोलाई में ज्यादा होगी। तो इस डिफरेंस को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर वायु कोश या एल्वियोलाई में आ जाती है और इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकलकर रक्त में पहुंच जाती है। ये जो केशिकाएं हैं लंग्स में उसमें ब्लड जो फ्लो है वो स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है, इसलिए पर्याप्त समय मिल जाता है इस गैस एक्सचेंज के लिए। जब ब्लड बाहर निकलता है लंग्स से तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ब्लड का और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इक्वल हो चुका होता है। यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं कि ये जैसे एल्वियोलाई है, जब ब्लड यहाँ आ रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी और जो ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है तो वो ब्लड में चली जाएगी और ये फिर ब्लड हार्ट की तरफ चला जाएगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। दूसरा एक्सचेंज क्या है कि जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है तो वहाँ टिश्यूज को या सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पर जो गैस एक्सचेंज होगा उसे हम सेकेंड गैस एक्सचेंज या इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। यहाँ भी जो रेस्पिरेशन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ब्लड
अब आया है सेल्स के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकलकर टिश्यू में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से निकलकर, सेल से निकलकर ब्लड में चली जाएगी। इसे हम इस पिक्चर की सहायता से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ब्लड वेसल है यहाँ तक, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ये सेल्स हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन दो रूप में रहती है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब ये ऑक्सीजन यहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सेल्स की तरफ चली जाएगी और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो ब्लड में आ जाएगी। तो ये होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए, इस कंटेंट को देखने के लिए ब्लॉगर विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।